In the first part, we basically discussed how the regulated markets and how the deregulated markets kind of work, and along with that discussion हमने जो है ये भी देखा कि इनिशियली जो है एनरॉन जो है वो किस तरीके से बनी, इट वॉज काइंड ऑफ मर्जर। उसके साथ साथ जो है हमने ये भी देखा कि एनरॉन की जो है पॉलिटिकल क्या टाइज हैं, मतलब किन पॉलिटिकल लोगों से वो जो है कनेक्टेड है। इसके अंदर हमने ये देखा कि जॉर्ज बुश सीनियर एंड जॉर्ज बुश जूनियर से जो है एनरॉन के सीईओ केनेथ ले जो हैं वो काफ़ी कनेक्टेड थे, जिसमें हमने ये भी देखा था कि मतलब उनके बीच जो है वो ऐसा क्लोज रिलेशन था जिसके अंदर केनेथ ले की बीवी जो है उसे केनी बुलाती थी, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है बुश भी जो है उसे जो है केनी बॉय बुलाता था। मतलब ये लोग जो हैं काफ़ी फ्रैंक थे आपस में, दे वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो था। अब वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, कितने डिग्री पे इस्तेमाल हुआ, और एट द एंड ऑफ इट क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने जो है उन्हें बचाया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इससे जो है एक और चीज़ हमारे पास जो आती है, हमने जो है ये डिस्कस कर लिया। हमने ये भी डिस्कस करा कि शुरू के टाइम में जब एनरॉन जो है नई बनी थी, उसकी जो है उसके सीईओ की जो है केनेथ ले की जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, जो आगे जाके प्रेसिडेंट भी बने थे, उनके साथ भी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन तब तक जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ही वॉज द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। एट दैट टाइम ही वॉज द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, ओके। एंड बीइंग द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, उसकी भी अगेन वही सोच थी, डीरेगुलेशन होने चाहिए, बिजनेस को फ्लरिश करना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने करा। अच्छा, वेर वी स्टॉप्ड आवर सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज, एनरॉन स्कैंडल की सीरीज का जो सेकंड पार्ट हमने अपना छोड़ा था, वो बेसिकली हमने छोड़ा था ऑन के केनेथ ले की कंपनी के अंदर, क्योंकि दे गॉट इनटू एनर्जी ट्रेडिंग। तो केनेथ ले को जो है पता चला था कि उसके कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत सारी जो है ना रिस्की जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन जो है ना कंपनी का क्या है, एज सच केनेथ ले को अंदाज़ा नहीं था। ये कहते हैं कि उसे शुरू में ये नहीं पता था कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ उसकी डेट लायबिलिटीज़ जो है वो बढ़ रही हैं। अच्छा, लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज़ जो है एक अकाउंटिंग टर्म है। इसका मतलब ये होता है वो चीज़ें जो आपको पे करनी पड़े। मतलब लायबिलिटी से आप ये समझें कि पैसा आपके पास से जो है वो जा रहा है। लायबिलिटीज़ के अंदर क्या है, पैसा जो है वो आपको दूसरे को देना है। जिसकी मिसाल अगर हम लें, उसकी लायबिलिटीज़ की मिसाल के अंदर हमारे पास होता है कर्जा। लायबिलिटीज़ की मिसाल के अंदर हमारे पास होता है कर्जा। आपने अगर किसी से कर्जा लिया है, आपने अभी तो ले लिया इस्तेमाल के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर जो है आपको वो कर्जा जो है वो लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक लायबिलिटी बन गई है आपके लिए। हो सकता है जब आपको ज़रूरत थी, नहीं मतलब ऑब्वियसली जब आपको ज़रूरत थी आपके पास पैसा नहीं था, इसी वजह से तो आपने ये कर्जा लिया था, लेकिन एट द टाइम ऑफ गिविंग बैक, वो कर्जा देने के जब वक्त आया आपके पास, उस वक्त भी आपके पास जो है वो पैसा नहीं है उसको लौटाने का। ये क्या बन गई आपके लिए, ये डेट जो है ये आपके लिए लायबिलिटी बन गई। आपके लिए जो है एक तरीके से आप ये समझ लें कि मुश्किल बन गई, मेरे पास से जो है वो पैसा जा रहा है। और इतनी सी बात है कि पैसा जाना जो है ना वो हर किसी को जो है वो बुरा लगता है। भाई पैसा आते हुए किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाते हुए जो है ना वो बुरा लगता है। चाहे वो बैंक की किस्तें हों, किसी अपने से लिया हुआ लोन हो। ऐसे अपनों के तो पैसे कम लोग ही लौटाते हैं वापस से, और टाइम तो दूर की बात है, दे भी दें बड़ी बात है, वरना तो खा के 10 गड़ो 15।
कुछ पता नहीं भाई, दूसरा जो है वो किस हाल में है वगैरह। ज़रूरत के टाइम जो है वो तो आंसू गिरा दिए थे, जिसकी वजह से जो है वो देने वाले जो है वो इमोशनल हो गया और उसने जो है ना पकड़ के दे दिया। बहरहाल गेटिंग साइड ट्रैक, सही है। तो कैट ले को एज सच अंदाज़ा नहीं था। अब हम ये देखते हैं ज़रा कि बीइंग द सीईओ उसे काफ़ी टाइम तक जो है पता नहीं चला था कि उसके लोग जो हैं किस तरीके से, उसके लोगों के अंदर दो थे एम्प्लॉय जो ये एनर्जी ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसे बना तो रहे थे वो ज़्यादा, लेकिन पैसे बनाने के साथ इतने पैसे वो डुबा रहे थे, इतने जो है कंपनी के लिए वो मुश्किल खड़ी कर रहे थे, लेकिन वो कंपनी की फाइनेंशियल बुक्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा था कि यार कंपनी ने माना मिलियंस बनाए, लेकिन 1 मिलियन बनाने की जगह जो है 2 मिलियन जो है उसने कर्जा लिया हुआ है, 2 मिलियन जो है फॉर एग्जांपल उसको लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, फाइनेंशियल बुक्स होती है, उसके अंदर तो नोट ही नहीं हो रही थी। ये कैसे हुआ था? आज जो है हम ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। देखें, अब इसको देखने के लिए अगर हम ये चीज़ समझें, ये किस तरीके से हुआ था। What we also need to understand is that 1990s के अंदर क्या हुआ था। 1990 के अंदर हमने ये देखा था कि एनर्जी सेक्टर डीरेगुलराइज हो गया था, जिसकी वजह से एनरॉन एनर्जी ट्रेडिंग में आया था। उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई थी, उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई थी कि एनरॉन के अंदर जो है, एनरॉन बेसिकली स्टार्टेड मेकिंग SPEs। SPE क्या है? देखिए, SPEs जो है आपके पास वो है स्पेशल पर्पस एंटिटीज। अब ये स्पेशल पर्पस एंटिटीज क्या है? देखिए, स्पेशल पर्पस एंटिटीज जो हैं, इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ एंड्रयू फर्स्टॉप, जो CFO थे एनरॉन के अंदर। वो जो है एज अ CFO आए थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आए थे, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू मनी, वो आए थे एनरॉन के अंदर और उन्होंने जो है इस चीज़ को बेसिकली पैदा करा था, इजाद करी थी इस चीज़ की। किस चीज़ की? SPEs, द स्पेशल पर्पस एंटिटीज। अब इनका काम क्या था? देखें, स्पेशल पर्पस एंटिटीज का जो है ये, अच्छा, ये परफेक्टली लीगल था। स्पेशल पर्पस एंटिटीज बनाना जो है ना किसी भी कंपनी के लिए, ये लीगल था। कोई आप ये ना समझे कि ये जो है एक इलीगल तरीका है। इन लीगल तरीकों को किन इलीगल तरीकों से अपनाया गया है, इस्तेमाल किया गया है, हम ये देखना चाह रहे हैं। SPE, स्पेशल पर्पस एंटिटीज का काम ये होता था कि जैसे कंपनी जो है वो जो है बहुत सारी जगहों पे जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे मैं जो हूँ एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरा क्या काम है? मेरा काम फॉर एग्जांपल है एज अ कंपनी जो है, मैं अभी एनरॉन की मिसाल नहीं दे रहा, मैं एनरॉन से आपको समझाऊंगा किस तरीके से SPEs रिलेटेड हो गए। मैं अभी आपको अपनी फॉर एग्जांपल कंपनी से मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास जो है एक कंपनी है, मेरी कंपनी का काम ये है कि जितनी भी दुनिया के अंदर मिनरल्स निकलते हैं, जितनी भी दुनिया के अंदर मिनरल्स निकलते हैं, मिनरल्स के अंदर क्या? मिनरल्स के अंदर आपके पास गोल्ड होता है, आपके पास सिल्वर होता है, आपके पास जो है लिथियम होता है। ऐसी माइनिंग कंपनीज जो होती हैं, जो इन मिनरल्स को माइन करती हैं, उनके जो है, मैं उनके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। उनके अंदर जो है मैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करता हूँ। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि जहाँ मैं अगर 20 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, जहाँ मैं अगर 20 जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, असल जो मेरे पास पैसा कमा कर दे रही है इन्वेस्टमेंट, वो 2-3 जगह होंगी। जैसे सोने की हो गई, सॉरी, जैसे सोने की हो गई, या फिर लिथियम की आयन बैटरीज की हो गई, क्योंकि बैटरीज की कितनी डिमांड है। तो सिर्फ 1-2 जगहें होती हैं जो मुझे पैसा कमा कर दे रही हैं, लेकिन बाकी की जो जगहें हैं वो पैसा कमा कर नहीं दे रही, उन पे जो है मेरे पास लॉस आ रहा है। तो अब होगा क्या? होगा ये कि जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मुझ पे पैसा लगाया है, वो अगर मेरी फाइनेंशियल बुक्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये देखेंगे कि यार नहीं, ये पैसे तो बना रहा है, नो डाउट पैसे बना रहा है ये, लेकिन ये ऐसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर रहा है जो ज़्यादा पैसे नहीं बना रही। जब उनके पास पूरी क्लियर पिक्चर होगी ना मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सब कुछ सामने सामने होगा, तो क्या होगा? मैं उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स नहीं दिखा सकता,
मैं उनको लॉसेस भी दिखा रहा हूँ। जब मैं कंप्लीट प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा, मैं लॉसेस भी दिखा रहा हूँ, तो मेरा इन्वेस्टर जो है वो अंधाधुन मेरे पे जो है भरोसा नहीं करेगा। वो अंधाधुन जब मेरे पे भरोसा नहीं करेगा, उसका पूरा एतमाद मेरे पे नहीं होगा। जब उसका पूरा एतमाद मेरे पे नहीं होगा ना, तो क्या होगा, अगर उसके पास $100 है मेरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने के लिए, वो क्या खरीदेगा, वो बोलेगा नहीं ये पैसे तो बना रही है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मुझे डाउट है, कहीं मेरा पैसा जो है वो ज़ाया ना हो जाए। मैं इस पर जो है सिर्फ $60 की जो है अपने इस कंपनी की सिर्फ $60 के स्टॉक खरीदता हूँ, बाकी जो है ना 10 इधर खरीद लेता हूँ, 10 इधर खरीद लेता हूँ, 20 कहीं और खरीद लेता हूँ। ये होता है असल, अगर कंपनीज जो है वो पूरी जो है अपने बैलेंस शीट के ऊपर जो है वो एक तरीके से जो है ना कंप्लीट अपनी एक्सप्लेनेशन दें। एसपीई की क्या क्या सॉरी एसपीई की क्या कहानी आती है इधर, स्पेशल पर्पस एंटिटीज की ये कहानी आती है कि कंपनी ने एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनाई, एसपीई उन्होंने बनाई। उन्होंने क्या करा कि उस एसपीई को जो है अपने अकाउंट से, उन्होंने अपने अकाउंट से ये कहा कि मैं एसपीई को इतने पैसे दे रहा हूँ, अब ये बाकी एसपीई जाने कि वो इन पैसों को किस तरीके से डील कर रही है। तो आप एज अ कंपनी डायरेक्टली अपने अकाउंट से जो है क्या नहीं कर रहे, आप अपने डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट से जो है आप अलग अलग जो है मिनरल्स की कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप क्या होशियारी कर रहे हैं, आप जो है उससे कर रहे हैं, एसपीई के जरिए कर रहे हैं। अब होता क्या है इससे, एसपीई को जब आप कर रहे होते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि भाई अगर जो भी लॉस वगैरह, जो भी समझ लें आपका कर्जा वगैरह हुआ, वो डायरेक्टली आपके बुक पे नहीं आएगा, वो आपकी एसपीईज के बुक पर आएगा। जो भी कर्जा वगैरह अगर होगा ना, वो आपके एसपीईज के ऊपर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ एसपीईज का एक काम ये भी होता है कि अगर उसने कोई एसेट बनाया, उसने कोई पैसा बनाया ना, तो वो आप अपनी फाइनेंशियल बुक्स के अंदर ऐसे शो कर सकते हो कि भाई क्योंकि मैंने इस एसपीई के अंदर इतना अच्छा इन्वेस्ट करा था, इसी वजह से जो है मुझे इतना अच्छा जो है वो इसका रिस्पांस मिला है। इससे हुआ क्या कि जो आपको फायदा हो रहा है, वो फायदा जो है आप पूरा फुल फायदा जो है वो अपने अकाउंट्स के अंदर दिखा रहे हो, कंपनी के अकाउंट्स में, और जो नुकसान है वो नुकसान जो है आप एसपीई के अकाउंट में दिखा रहे हो। यार इधर जो हुआ है ना ये एसपीई, इसको नुकसान हुआ है, मेरी कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है और मुझे तो फायदा ही फायदा हो रहा है। इससे होगा क्या, होगा ये कि पहले जब इन्वेस्टर्स जो थोड़े डाउटफुल थे कि यार मैं करूं या नहीं करूं, अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो पागल हो गए, वो इतने खुश हो गए हैं इन्वेस्टर्स, वो बोल रहे हैं यार इससे तो हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर देखा जाए तो अगर हमारी कंपनी जो है वो 10 जगह इन्वेस्ट करी है, 10 से 10 उसे फ़ायदा हुआ है। जब मार्केट के अंदर ये बात फैल जाती है कि एक कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी जो है वो बहुत तरक्की कर रही है, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि उस कंपनी के स्टॉक की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब इतनी बिजनेस करेगी और मार्केट के अंदर वो स्टॉक को जो है वो 100 का बिक रहा होगा, दूसरा क्या बोलेगा यार, बंदा बोलेगा यार तुम उसको नहीं दो, मुझे दे दो, मैं 110 दे दूंगा, मैं 120 दे दूंगा, मैं 130 दे दूंगा। दैट इज द एडवांटेज जब आपके पास जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ना आप सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाओ और लायबिलिटीज वगैरह दिखाओ नहीं। सही है, ये होता है पर्पस एसपीईज का। अब ये पर्पस जो मैंने आपको बताया है ना, ये काइंड ऑफ एन अनएथिकल पर्पस मैंने आपको बताया है। वैसे तो इसके बहुत सारे भी फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे भी फ़ायदे ये होते हैं कि कई ऐसी जगहें होती हैं कि कंपनीज की जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो बहुत सी जगहों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, जहाँ सिर्फ स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ का काम होता है, सिर्फ वो जो है कंपनी के बिहाफ पर जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। इससे होता क्या है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ का बनना जो है वो कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद इस वजह से हुआ था, कंपनीज उन सेक्टर्स के अंदर जा सकती थी पैसा कमाने के लिए जहाँ वो डायरेक्टली नहीं जा सकती थी, जिससे कंपनी को भी जो है फ़ायदा होता था, उसके शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा होता था। लेकिन ये एक फ्लॉ, एक तरीके से आप कहते हैं फ्लॉ के साथ जो है ये एक लूप होल जो है वो जब निकाला, मतलब स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ का हम ये कर सकते हैं कि प्रॉफिट अपने पास दिखा सकते हैं, लॉसेस इनको दे सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जो एक लीगल तरीका था, जो एक अच्छा तरीका था कंपनीज का पैसा कमाने का, वो तरीका भी जो है एक तरीके से पोल्यूट हो गया। बट या ये एक तरीका है कमाने का। अब इसको एनरॉन से अगर हम इन लिंक करें, एनरॉन के बंदों ने क्या करा होगा,
खुद सोचें आप, एनरॉन के जो दो एनर्जी ट्रेडर्स थे जिन्होंने हाई रिस्क के साथ मिलियंस तो बनाए थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने नुकसान भी करा था, और वो नुकसान का किसी को अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने क्या करा था, डिड दे यूज़ एसपीईज? हुआ ही यही था कि उन्होंने जो है 1990s के अंदर जो एसपीईज बनी थी, उन एसपीईज के फ़ायदे से, उन एसपीईज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से, अच्छा ये आप ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, आप समझें इस चीज़ को। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ना यार, एसपीई बन गई, इस तरीके से मैंने अपने जो है वो फ़ायदे जो है अपने आप दिखा दिए, और जो नुकसान है वो उसको दिखा दिए। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओरिजिनली जो भी मेरे व्यूअर्स जो फाइनेंस साइड से रिलेटेड होंगे, जिन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ी होगी, वो आर अवेयर ऑफ द बिजनेस फाइनेंसेस, उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुश्किल काम होता है, इधर से पैसा हटाकर दूसरी जगह पैसा दिखाना, इधर से लॉसेस हटाकर दूसरी जगह लॉसेस दिखाना। तो ये याद रखिएगा कि एनरॉन का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, जो पूरा ढांचा था फाइनेंसेस का, वो इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना मुश्किल था कि आम आदमी तो छोड़ें, जो उनके खुद के जो है हेड्स थे, जो उनके खुद के जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके लिए भी बहुत अजाब होता था इसको समझना। वो खुद जो है समझते नहीं थे, और जब दूसरे को समझ नहीं आता ना, तब ही इंसान जो है वो भुलक्कड़ बन सकता है। भुलक्कड़ क्या, इंसान तभी पागल बन सकता है जब इंसान को इल्म नहीं होता ना, तभी इंसान जो है वो जहालत से जो है वो अट्रैक्ट होता है। और ये बाकी एम्प्लॉयज़ वगैरह किस चीज़ पे अट्रैक्ट होते थे जब इन्हें कुछ समझ नहीं आता था? ये अट्रैक्ट होते थे बाय द करिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ केनेथ ले एंड जेफरी स्किलिंग। करिस्मेटिक का मतलब क्या भाई? करिस्मेटिक पर्सनैलिटी का मतलब ये कि यार वो आपने कभी नोट करा होगा कि आपको जो है दिल नहीं चाह रहा होता किसी काम करने का, बट क्या आपके दोस्त ने बोला होता है। दोस्ती से अलग एक बंदा जो है वो आपके पास आता है, या पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर लोगों को बीमारी है वो क्या है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर लोगों को बीमारी है वो ये है कि वो अपने आइडियाज़ बना रहे थे, लीडर्स बना रहे थे। वो क्या कहते हैं, यार समझ तो नहीं आ रहा मेरे, लेकिन तू मुझे बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या जो है अपनी एक तरीके से अपने आप को लेकर चल रहा है। और वो इस चीज़ पे जो है ना, लोग इतने जो है वो पागल हो जाते हैं कि वो पर्सनैलिटी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई ये क्या बात कर रहा है। इसी वजह से तो अक्सर फ्रॉड्स होते हैं। एक बंदा जो है वेल सूटेड बूटेड आकर जो है आपको कुछ भी जो है वो कहानियाँ बता रहा है, आप जो है उसकी पर्सनैलिटी, आप उसकी ड्रेसिंग वगैरह देखकर जो है ऐसे खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ नहीं सही सही बोल रहा होगा। आप जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं करते। इसी वजह से मैं बोलता हूँ हमेशा याद रखिएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? आप जो है अपने एक जाविये से नहीं सोचें, आप हर जाविये से जो है सोचें, और हर चीज़ को क्वेश्चन करें, हर चीज़ का सवाल करें आप कि अब मैं जो आपको सारी बातें बता रहा हूँ एनरॉन की, ये हो सकता है कि इसके अंदर जो है बहुत सी बातें मैंने मिस कर दी हैं, और बहुत सी बात में मैंने कहीं बायसनेस शो करी होगी। आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप एनरॉन की एक डॉक्यूमेंट्री है वैसे भी यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है वो, ज़रूर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखें, ठीक है। और हाँ, तो अब उन्होंने जो है इसी तरीके से एसपीईज का जो है वो इस्तेमाल करा, और ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है ये इतना कॉम्प्लेक्स था, अक्सर लोगों को क्या सीईओज को जो है, और जो हाई लेवल जो आप समझ लें एक तरीके से एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्हें भी नहीं समझ आता था। तो आप ये कह सकते हैं इसी बिना पर कि केनेथ ले जो है उसे भी जो है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। वो यही देख रहा था कि मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो के अंदर, उसने बाकायदा लेटर लिखकर दिया था कि भाई कीप मेकिंग अस बिलियंस। तो उसे जो है ये अंदाज़ा नहीं था कि इवन दो कि ये दोनों ट्रेडर्स जो हैं अब सामने उसे किताबों के अंदर दिखा रहे थे कि ही वॉज मेकिंग मिलियंस, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज, ये कह सकते हैं नॉट मेकिंग, या ही वॉज मेकिंग मिलियंस, बट अलॉन्ग विद दैम दोज मिलियंस वेर काइंड ऑफ बैलेंसिंग आउट। और बैलेंसिंग के साथ जो है वो उल्टा नुकसान में जा रहे थे, क्योंकि कमा 1 मिलियन रहे थे लेकिन 2 मिलियन जो है वो लूज़ कर रहे थे, लेकिन वो लॉस शो नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ थी। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री और इस पर जाके देखेंगे ना, तो इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो इतना कोई चौड़ा कर फ्लो चार्ट के अंदर बना हुआ है। इनकी भी कोई एक स्पेशल पर्पस एंटिटी नहीं थी।
हज़ारों इनकी ब्रांचेस थी, इसी वजह से तो इनको ट्रैक करना इतना मुश्किल हो गया था, अज़ाब हो गया था। इसी वजह से जो है एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है वो सिर्फ पर्सनैलिटी पे पागल होते थे। वो कभी कोई सर्च ही नहीं करते थे, ना देखते थे भाई किस तरीके से जो है वो ये काम चल रहा है और किस तरीके से हमें जो है डीलिंग करनी है। कि हमें किस तरीके से जो है वो बेसिकली डीलिंग करनी है। सही है जी। तो एसपीईज़ की फॉर्मेशन हमें पता चली, एसपीईज़ को जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पता चला। अब एसपीई की फॉर्मेशन हो गई, एसपीई का इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये ज़रूरी बात ये भी है समझने वाली कि यार एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इतने पागल क्यों थे। मतलब एक एम्प्लॉय जो है उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, मतलब कंपनी के इतने ह्यूज एसेट्स को जो है उसने रिस्क कर लिया, वो उसने जो है इतने बड़े एसेट को जो है वो उसने दांव पर लगा दिया। क्या कोई रेप्रिकॉशंस नहीं थी? रेप्रिकॉशन से मेरा मतलब ये, क्या कोई उसको डर नहीं था? क्या कोई कंपनी ने जो है उसे क्या इस तरीके से बोला था कि हाँ यू कैन गो फॉर इट? क्या कंपनी ने जो है वो मना नहीं करा था इन लोगों को? कंपनी जो है वो ऑल वेल एंड गुड थी इस चीज़ के ऊपर क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए करने का कि कंपनी ने जो है वो इतनी खुली छूट जो है वो एक तरीके से दी हुई क्यों थी? कंपनी जो है वो पहले भी जो है वो सख्त हो सकती थी इस चीज़ पर कि आप जो है वो ये ना करें, इट्स एक्चुअली नॉट दैट अलाउड। आपके पास जो है वो कंपनी के कुछ ही एसेट्स हैं और आपको जो है ये ये राइट नहीं है कि आप इस तरीके से जो है वो कंपनी के साथ करें। बट या they kind of did it, but how they did it, well we know how they did it, but why they did it, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं soon, so yeah।